न केवल संरचना का केंद्र एक छोटे फूल से बदलकर एक छोटी संरचना डिस्क में बदल गया था, जिस पर एक फूल खुदा हुआ था। सर्रर्र। उस संरचना डिस्क को पकड़ते हुए, जिस पर फूल खुदा हुआ था और जो अब की संचयन संरचना का केंद्र थी, वीर अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने उस छोटी संरचना डिस्क के भीतर छिपी एक भयानक शक्ति को महसूस किया। न केवल संरचना का केंद्र बदल गया था, बल्कि वह पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली भी हो गया था। इस समय वीर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि संचयन संरचना के केंद्र को बनाने वाला प्राकृतिक खजाना किस श्रेणी का था। वह बस इतना समझ पा रहा था कि यह उस ट्रांसेंडेंट ग्रेड से भी आगे के स्तर पर पहुंच गया होगा, जिससे उन्नयन से पहले वह आध्यात्मिक फूल संबंधित था। हालांकि सिस्टम द्वारा की संचयन संरचना को उन्नत किए जाने के बाद केवल इतना ही नहीं बदला था, क्योंकि संरचना डिस्क के माध्यम से वीर जल्दी ही वर्तमान की संचयन संरचना की क्षमताओं को समझने में सफल रहा। यदि पहले यह केवल अराजक की को बाहर रख सकती थी और इसे उपयोगी की में परिष्कृत कर सकती थी, तो अब यह इसके भीतर के क्षेत्र को बाहर की अराजक की से अलग कर सकती थी और साथ ही बाहर की अराजक की को एक रक्षात्मक और आक्रामक संरचना में एकीकृत भी कर सकती थी। न केवल इतना, बल्कि छी संग्रहण व्यूह द्वारा कवर किया गया क्षेत्र भी पहले की तुलना में बदल गया था। व्यूह चक्र को थामे हुए वीर ने महसूस किया कि वह वर्तमान ची संग्रहण व्यूह को इतना फैला सकता है कि वह पूरे भग्न तारा शिखरों को ढक ले। इसके बावजूद व्यूह पर कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त अराजक ची मौजूद थी, यह आसानी से उससे भी कहीं अधिक विस्तार कर सकता था। एक अर्थ में इसे अब ची संग्रहण व्यूह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बाहर से अराजक ची को परिष्कृत करके ची एकत्रित करना इसके कार्यों में से केवल एक था। है म? मैं इसे अराजक ची व्यूह कहूंगा। जब चीजों के नामकरण की बात आती है, तो मुझमें वास्तव में रचनात्मकता की कमी है। ची संग्रहण व्यूह का नाम बदलकर अराजक ची व्यूह करते हुए, खुद से यह बड़बड़ाते हुए, वीर ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे लगा कि भविष्य में उसे चीजों का नाम रखने पर काम करने की जरूरत है। अगर चीजें वास्तव में इसी तरह चलती रहीं, तो उसे डर था कि भविष्य में उसके पास विनाशकारी महाखड्ग प्रहार जैसा कोई अंतिम प्रहार होगा। नहीं, अगर भविष्य में वास्तव में कुछ ऐसा होता है, तो मैं हमेशा अपने शिष्यों को मेरे लिए नाम रखने दे सकता हूं। अपनी नामकरण क्षमता के बारे में और अधिक न सोचने का निर्णय लेते हुए वीर ने फूल खुदे हुए व्यूह चक्र में ची की एक सूक्ष्म मात्रा प्रवाहित की और जल्दी से इसे परिष्कृत करके व्यूह पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। सिर्फ एक विचार के साथ वीर ने महसूस किया कि वह उस व्यूह चक्र को बुला सकता है जो व्यूह के मुख्य केंद्र और नियंत्रण पैनल के रूप में कार्य करता था, जबकि उसी समय एक विचार इसे गायब कर सकता था और पूरी तरह से अराजक ची व्यूह में वापस एकीकृत कर सकता था। वूश! अराजक ची व्यूह को सक्रिय करते हुए वीर केवल विस्मय में देखता रह गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह सभी दिशाओं में तेजी से फैल रहा है और तीसरे तारा शिखर को छोड़कर पूरे भग्न तारा शिखरों को कवर कर रहा है, जिसके साथ उसने अभी के लिए कुछ भी करने की योजना नहीं बनाई थी। हम मैम। खैर, व्यूह के साथ उसने जो कुछ भी कवर करने की योजना बनाई थी, वह लगभग सब कवर हो गया था, क्योंकि उसने महसूस किया कि व्यूह दूसरे तारा शिखर के शीर्ष को कवर नहीं कर सका, जहां नीली दिव्य शक्ति से भरी बड़ी संख्या में चट्टानें स्थित थीं। भग्न तारा शिखरों का मुख्य शिखर भी वैसा ही था, क्योंकि व्यूह इसे भी पूरी तरह से कवर नहीं कर सका। नीली दिव्य शक्ति की उपस्थिति इसे उन दो पर्वत शिखरों के पास जाने से रोक रही थी। ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहता हूं कि फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट पूरी तरह से भग्न तारा शिखरों पर कब्जा कर ले, तो मुझे भविष्य में यह पता लगाना होगा कि दिव्य शक्ति से कैसे निपटा जाए। अराजक ची व्यूह द्वारा कवर न किए जा सकने वाले दो पर्वत शिखरों की ओर देखते हुए, खुद से यह बड़बड़ाते हुए, वीर ने इसके बजाय दोनों पर्वतों के मार्ग को सील करने का निर्णय लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य में कोई भी गलती से दोनों पर्वत शिखरों में प्रवेश न कर जाए।
जो कि संभव था, क्योंकि दोनों पर्वतों की ओर जाने वाले मार्ग में भविष्य में किसी को रोकने के लिए कोई अराजक ची नहीं होगी। सील करने की प्रक्रिया वास्तव में कुछ विशेष नहीं थी, क्योंकि वह केवल दोनों पर्वत शिखरों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाने के लिए अराजक ची व्यूह के रक्षात्मक हिस्से का उपयोग कर रहा था। भले ही उन तक अभी भी ऊपर से पहुंचा जा सकता था, लेकिन इस तरह से प्रवेश करने का मतलब यह भी था कि किसी को व्यूह के बाहर की अराजक ची से जीवित बचना होगा। हालांकि जब तक वह श्रेया और बाकी अन्य एल्डर्स को दूसरे और मुख्य तारा शिखर में प्रवेश करने की कोशिश न करने के बारे में चेतावनी देता, तब तक सब कुछ ठीक रहना चाहिए था। सावधानी के तौर पर वह कवच किसी भी जिज्ञासु एल्डर्स या शिष्यों को रोक देगा जो दूसरे और मुख्य तारा शिखर की ओर बढ़ेंगे। आखिरकार इस समय भी वीर ने अभी तक मुख्य तारा शिखर का पूरी तरह से पता नहीं लगाया था, और वह नहीं जानता था कि वहां व्यूह और पंखों वाले शेर जैसे दानव पशु जिससे उसका सामना हुआ था से भी अधिक खतरनाक कुछ हो सकता है। मुख्य तारा शिखर का अन्वेषण करना निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उसे भविष्य में करना होगा, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि वह और उसका संप्रदाय भविष्य में भग्न तारा शिखरों में जाने वाले थे। इतने करीब किसी अज्ञात खतरे का मंडराना निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में वीर को अच्छा लगता, और यह भविष्य में हर बार जब वह किसी काम से संप्रदाय से बाहर जाता तो उसे चिंतित करता। हम अगर मैं अराजक ची व्यूह के साथ मुख्य और दूसरे तारा शिखर को अलग कर सकता हूं, तो क्या मैं तीसरे तारा शिखर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता? दूर स्थित तीसरे तारा शिखर की ओर देखते हुए वीर अभी भी इस तथ्य को लेकर काफी चिंतित था कि कोई तीसरे तारा शिखर से व्यूह में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि ची संग्रहण व्यूह को अराजक ची व्यूह में अपग्रेड किए जाने के बाद अब ऐसा नहीं था। वूश! बिना किसी प्रतीक्षा के वीर ने विशाल अराजक की व्यूह को नियंत्रित करने के लिए व्यूह चक्र का उपयोग किया, क्योंकि यह विखंडित नक्षत्र शिखर के बाकी हिस्सों से पर्वत चोटी को अलग करने से पहले तीसरी नक्षत्र चोटी के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। पीछे केवल एक छोटा रास्ता बचा था जो पहाड़ से नीचे जाता था और उस मार्ग से विखंडित नक्षत्र शिखर से बाहर निकलता था, जिसे हाल ही में श्रेया द्वारा बनाया गया था। यदि किसी ने भी अन्य नक्षत्र चोटियों में से किसी की ओर जाने की कोशिश की, तो वे तुरंत अराजक की व्यूह द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक बाधा से टकरा जाएंगे, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगी। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय द्वारा अपने संप्रदाय को विखंडित नक्षत्र शिखर पर स्थानांतरित करने की खबर के साथ तीसरी नक्षत्र चोटी पर मौजूद साधक आसानी से यह समझ पाएंगे कि वह बाधा वहां क्यों थी, और उन्हें इसे नष्ट करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। भले ही कोई उस बाधा को तोड़ने की कोशिश करता, वीर यह जानकर बहुत खुश होता कि अराजक की व्यूह का आक्रामक हिस्सा कितना शक्तिशाली था। मुझे आश्चर्य है कि एल्डर वीर ने अचानक विखंडित नक्षत्र शिखर से सभी लोगों को बाहर निकालना क्यों शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि वह व्यूह स्थापित कर रहे हैं? शायद, लेकिन व्यूह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। या शायद वह व्यूह स्थापित करते समय किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंतित हैं। जिस समय वीर ने लोगों को विखंडित नक्षत्र शिखर से बाहर निकालना शुरू किया था, श्रेया और रुद्रिका देव एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थीं, क्योंकि वे दोनों सोच रही थीं कि वीर ने अचानक लोगों को विखंडित नक्षत्र शिखर से बाहर फेंकना क्यों शुरू कर दिया है। वूश अचानक खड़ी होकर और अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाते हुए श्रेया मुड़ने से पहले एक पल के लिए ठिठक गई और रुद्रिका देव की ओर देखा। एल्डर वीर ने अभी मुझसे संपर्क किया और मुझे तीसरी नक्षत्र छोटी की ओर जाने वाला एक नया रास्ता बनाने के लिए कहा, जो किसी अन्य नक्षत्र छोटी से होकर न गुजरता हो। और साथ ही उन्होंने मुझसे आपको उन लोगों की देखभाल करने के लिए कहने को कहा जिन्हें उन्होंने 9वीं नक्षत्र छोटी से नीचे भेजा है। स्पष्ट रूप से वह 9वीं नक्षत्र छोटी के आधार से
विखंडित नक्षत्र शिखर के भीतर जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं। भविष्य में केवल तीसरी नक्षत्र चोटी ही बाहरी लोगों के लिए सुलभ होगी। ये कहते हुए उनके चेहरे पर भ्रम का भाव था, और यह देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट था कि श्रेया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वीर ने उन्हें ऐसा निर्देश क्यों दिया था। उनके पास मौजूद व्यूह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ऐसा कोई तरीका नहीं होना चाहिए कि वह पूरे विखंडित नक्षत्र शिखर को ढक सके, है ना? सच में? श्रेया की बात सुनकर वैसी ही उलझन महसूस करते हुए रुद्रिका देव पुष्टि मांगे बिना नहीं रह सकीं, क्योंकि उन्हें नहीं उम्मीद नहीं थी कि वीर विखंडित नक्षत्र शिखर को फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों के अलावा अन्य सभी के लिए तीसरी नक्षत्र चोटी को छोड़कर पूरी तरह से बंद करने जैसा कठोर कदम उठाएंगे। आखिरकार यह सर्वविदित था कि विखंडित नक्षत्र शिखर साधकों के अन्वेषण के लिए एक काफी प्रसिद्ध स्थान था, विशेष रूप से 9वीं नक्षत्र चोटी, क्योंकि वहां निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में उगती थीं। तीसरी नक्षत्र चोटी को छोड़कर सब कुछ बंद करना निश्चित रूप से उन कमजोर साधकों को अच्छा नहीं लगेगा जो 9वीं नक्षत्र चोटी की यात्रा करने और वहां उगने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने से अपनी जीविका चलाते थे। फिर भी 9वीं नक्षत्र चोटी पर जाने वाले अधिकांश लोग कमजोर साधक थे, जो अधिकतर की कंडेंसेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के शुरुआती चरणों में थे। इन अचानक हुए बदलावों से वे चाहे कितने भी क्रोधित क्यों ना हों, वे वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। यदि तीसरी नक्षत्र छोटी भी बंद कर दी जाती तो स्थिति अलग होती, क्योंकि रुद्रिका देव वास्तव में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर मौजूद उन वृद्धों की भीड़ से नहीं निपटना चाहती थीं, जिनके पैर कब्र में लटके हों। हाँ, लगता है मुझे तुरंत निकलना होगा, ताकि तीसरी नक्षत्र चोटी पर जाने वालों के लिए वास्तव में एक रास्ता तैयार हो सके। अपना सिर हिलाते हुए श्रेया ने कहा। वह भी समझ गई थीं कि तीसरी नक्षत्र छोटी के रास्ते को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना ही बेहतर होगा। स्विश रुद्रिका देव के कुछ भी कहने से पहले ही वह उस कमरे से ओझल हो गईं जहां वे दोनों बैठी थीं। लगता है मुझे भी अब चलना चाहिए। अपने आप से यह बुदबुदाते हुए रुद्रिका देव ने वीर द्वारा विखंडित नक्षत्र शिखर से नीचे भेजे गए लोगों के समूह का पता लगाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गईं। वह खुद को उन भ्रमित लोगों की भीड़ का सामना करने के लिए तैयार कर रही थीं, जो ये सोच रहे थे कि आखिर अब भी क्या हुआ है। वर्तमान में वापस लौटते हुए वीर सावधानीपूर्वक उस अराजक ऊर्जा व्यूह का निरीक्षण कर रहे थे, जो बाहर की अराजक ऊर्जा को सुचारू रूप से शुद्ध कर रहा था, जिसके बाद व्यूह के भीतर ऊपर से शुद्ध ऊर्जा की वर्षा होने लगी थी। हालांकि अराजक ऊर्जा व्यूह द्वारा शुद्ध की गई ऊर्जा से इसके आंतरिक भाग को पूरी तरह भरने में कुछ महीने लगने वाले थे, लेकिन इसके बाद अराजक ऊर्जा व्यूह का भीतरी हिस्सा साधकों के लिए किसी पवित्र भूमि से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जगह पर साधना करने से कोई भी अपनी शक्ति में तेजी से सुधार कर सकेगा। हालांकि वह अराजक ऊर्जा व्यूह के दायरे को सीमित करके शुद्ध ऊर्जा भरने की प्रक्रिया को तेज कर सकते थे, लेकिन वीर ने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि संप्रदाय का निर्माण करने और सभी को शैटर्ड स्टार पीक्स पर स्थानांतरित करने में निश्चित रूप से कुछ साल लगेंगे। हम्म, मुझे वृद्ध श्रीकांत को इस बारे में सूचित करना चाहिए। आह, मुझे महावीर प्रताप को सूचित करना चाहिए कि व्यूह सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है और वे नए फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का निर्माण शुरू कर सकते हैं। यह याद करते हुए कि वृद्ध श्रीकांत अभी भी राक्षसी औषधीय काढ़ा बनाने के प्रयास में लगी अपनी चोटों से उबर रहे थे, वीर ने जल्दी से अपना सिर झटका और वृद्ध श्रीकांत के बजाय महावीर प्रताप को सूचित करने का निर्णय लिया। चूंकि वृद्ध श्रीकांत अभी भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, इसीलिए व्यूह की सफल स्थापना के बारे में सूचित करने के लिए सही व्यक्ति महावीर प्रताप ही थे। श्रेया को इस बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि जैसे ही वीर ने देखा
कि उन्होंने थर्ड स्टार पीक की चोटी तक जाने वाला नया रास्ता पूरा कर लिया है। उन्होंने तुरंत उसे व्यूह की स्थापना के बारे में बता दिया था। संभवतः जल्द ही वह बिना वीर के कुछ किए ही स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के एल्डर्स को भी सूचित कर देगी और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के नए मुख्य मुख्यालय का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू हो सकेगा। सर, मन ही मन यह सोचते हुए वीर ने जल्दी से अपना संचार ताबीज निकाला और महावीर प्रताप से संपर्क किया। हा हा हा, आखिरकार आज का काम पूरा हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृद्ध श्रीकांत के बिना यह इतना तनावपूर्ण होगा। अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए, खुद से यह बुदबुदाते हुए, महावीर प्रताप ने अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ अपने सामने रखी खाली मेज की ओर देखा। वृद्ध श्रीकांत के स्वस्थ होने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी लेने के पहले दिन के बाद महावीर प्रताप के सामने अचानक काम का इतना बड़ा ढेर आ गया था, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्थिति तब और खराब हो गई जब दूसरे दिन उन्हें एहसास हुआ कि पहले दिन मिला काम वृद्ध श्रीकांत की छुट्टी के दूसरे दिन मिले काम की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसी क्षण महावीर प्रताप को लगा कि भविष्य में समय मिलने पर उन्हें कुछ और एल्डर्स को पदोन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि वे उनके कमरे में लगातार आने वाले काम के भारी बोझ को संभालने में मदद कर सकें। भविष्य में जब वृद्ध श्रीकांत फिर से काम पर लौटेंगे, तो महावीर प्रताप ने एक विशेष एल्डर पद स्थापित करने का निर्णय लिया, जो केवल संप्रदाय के प्रबंधन पर केंद्रित होगा। वृद्ध श्रीकांत को एल्डर्स के इस नए समूह का प्रभारी बनाना भी कुछ ऐसा था, जिसका महावीर प्रताप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इससे न केवल भविष्य में वृद्ध श्रीकांत की अनुपस्थिति में उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि उनके हिस्से आने वाले सामान्य काम का बोझ भी कम हो जाएगा। महावीर प्रताप की नजर में यह दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति थी। उन्हें बस वृद्ध श्रीकांत के बिना यह हफ्ता निकालना था और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम्म। इसी समय महावीर प्रताप को अचानक महसूस हुआ कि कोई उनके संचार ताबीज के माध्यम से उनसे संपर्क कर रहा है, जिससे वे तुरंत फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की आंतरिक समस्याओं के प्रबंधन के लिए समर्पित एल्डर्स की एक नई शाखा स्थापित करने की अपनी कल्पना से बाहर आ गए। एल्डर वीर, क्या कुछ हुआ है? संचार ताबीज उठाते हुए और दूसरी तरफ से आवाज सुनकर महावीर प्रताप चिंतित हुए बिना नहीं रह सके कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। आह, संप्रदाय प्रमुख, यह बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में मैंने आपको बस यह सूचित करने के लिए फोन किया है कि मैंने शैटर्ड स्टार पीक्स में व्यूह स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है और आप निर्माण के प्रभारी एल्डर्स को इसके बारे में सूचित करना शुरू कर सकते हैं। श्रेया और रुद्रिका देव की चिंता न करें, मैंने उन दोनों को इस बारे में पहले ही बता दिया है। वीर की बात सुनकर महावीर प्रताप कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए और अनजाने में अपने सामने वाली खाली मेज की ओर देखने लगे। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप वहां हैं? आह, हाँ हाँ, मैं यही हूं। मैं बस कुछ सोच रहा था। मैं अभी जाकर बाकी एल्डर्स को तुरंत सूचित करूंगा। वीर को संचार ताबीज के दूसरी ओर से पुकारते हुए सुनकर और पहले न सुन पाने के कारण थोड़ा घबराते हुए महावीर प्रताप ने जल्दी से असहाय स्वर में उत्तर दिया। कुछ ही देर बाद दोनों नाइन्थ स्टार पीक के आधार पर मिलने के लिए सहमत हुए, जहां वीर उन्हें संरचना दिखाएंगे और जहां वे नए संप्रदाय की स्थापना कर सकते थे। हाँ, वृद्ध श्रीकांत, कृपया जल्दी वापस आएं। संचार ताबीज नीचे रखते हुए अपने आप से यह बुदबुदाते हुए महावीर प्रताप जल्द ही नए मुख्य संप्रदाय के निर्माण के प्रभारी एल्डर्स को सूचित करने के लिए बाहर निकल गए और फिर शैटर्ड स्टार पीक्स की ओर चल दिए। वीर द्वारा पालतू बनाए गए पंखों वाले शेर जैसे दानव पशु के पास होने के कारण महावीर प्रताप को अपनी अनुपस्थिति के दौरान फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के साथ कुछ भी बुरा होने की चिंता नहीं थी। जैसे ही महावीर प्रताप शैटर्ड स्टार पीक्स की ओर बढ़ रहे थे, वीर ने अराजक क्यूई संरचना का निरीक्षण पूरा कर लिया था और श्रेया और रुद्रिका देव से मिलने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आए थे। उनकी जानकारी के अनुसार श्रेया, रुद्रिका देव और महावीर प्रताप वे लोग थे जो नए संप्रदाय के निर्माण के प्रभारी होंगे।
इस कारण से वीर ने उन सभी को चारों ओर घुमाने और यह तय करने का निर्णय लिया था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के नए मुख्य संप्रदाय को कहां स्थापित किया जाए। आखिरकार, अब जब अराजक क्यूई संरचना ने थर्ड स्टार पीक के बाहर शैटर्ड स्टार पीक्स की हर चीज को ढक लिया था, तो मुख्य संप्रदाय के निर्माण के लिए एक से अधिक स्थान उपलब्ध थे। शैटर्ड स्टार पीक्स पर वह स्थान चाहे कहीं भी हो, वीर ने इसका निर्णय लेने का काम श्रेया और अन्य दो के हाथों में छोड़ने का मन बना लिया था। आखिरकार, जब नए फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को स्थापित करने की बात आती थी, तो वे उनसे अधिक जानकार होने चाहिए थे। हालांकि फोर्थ स्टार पीक, जो एक विशेष प्रकार की पहाड़ी वनस्पतियों से ढकी हुई थी, और सेवंथ स्टार पीक, जो थर्ड स्टार पीक की तरह बंजर थी, निर्माण के लिए अब तक के सबसे अच्छे स्थान थे। फोर्थ स्टार पीक पर कुछ वनस्पतियां और छोटे पेड़ थे जो अराजक क्यूई संरचना से आने वाली शुद्ध क्यूई के कारण निश्चित रूप से तेजी से बढ़ने लगेंगे, जो धीरे धीरे पूरी शैटर्ड स्टार पीक को ढक रही थी। दूसरी ओर सेवंथ स्टार पीक पूरी तरह बंजर थी। सेवंथ स्टार पीक के साथ सकारात्मक बात यह थी कि यह शैटर्ड स्टार पीक्स के आधिकारिक प्रवेश द्वार के करीब थी, जबकि फोर्थ स्टार पीक थोड़ी दूर स्थित थी। हालांकि यह नींव स्थापना के स्तर की साधना वाले किसी भी व्यक्ति के लिए समस्या नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से नींव स्थापना क्षेत्र से नीचे के शिष्यों के लिए कष्टकारी होगा, जो नाइन्थ स्टार पीक के आधार पर स्थित शहर में जाना चाहते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि सबसे छोटा पर्वत, नाइन्थ स्टार पीक भी वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करता था। सेवंथ और फोर्थ स्टार पीक दोनों ही वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय के आकार से 2 गुना से अधिक क्षेत्र को कवर कर रही थीं, और वह भी केवल इन 2 पहाड़ों की चोटियों पर विचार करते हुए। इस बारे में सोचते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर जल्द ही नाइन्थ स्टार पीक के आधार पर पहुंचे, जहां श्रेया और रुद्रिका देव पहले से ही इंतजार कर रहे थे। महावीर प्रताप अभी तक नहीं पहुंचे थे, और उन्हें शैटर्ड स्टार पीक्स तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगना था। आखिरकार, महावीर प्रताप एक डोमेन लॉर्ड नहीं थे, और अपनी यात्रा की गति बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक एक उड़ने वाले दानव पशु का उपयोग कर सकते थे। उस स्थान पर खड़े होकर, जो कभी उन लोगों के लिए था जो शैटर्ड स्टार पीक्स में प्रवेश करने और नाइन्थ स्टार पीक पर चढ़ने के लिए कुछ आत्मा पत्थर देने को तैयार थे, श्रेया और रुद्रिका देव दोनों इंतजार करते हुए रास्ते के बगल में स्थित एक छोटी बेंच पर बैठ गए। रुद्रिका देव, श्रेया, एल्डर वीर, आखिरकार आप आई गए। उन दोनों को पुकारते हुए रुद्रिका देव सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली थीं, और वे बेंच से कूदकर उनकी ओर दौड़ पड़ीं। एल्डर वीर, आपने मुझे उन सभी लोगों से निपटने के लिए क्यों छोड़ दिया जिन्हें आपने नाइन्थ स्टार पीक से नीचे फेंक दिया था? यह जानने के बाद भी कि मैं एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ हूं, उन्होंने फिर भी नाइन्थ स्टार पीक सबके लिए होने की बात कहकर मुझे परेशान करने की हिम्मत की। यहां तक कि जब मैंने उन्हें वे आत्मा पत्थर भी वापस दे दिए जो उन्होंने शैटर्ड स्टार पीक्स में प्रवेश करने के लिए चुकाए थे, तब भी वे शिकायत करते रहे, और यहां तक कि मुझसे लड़ना भी चाहते थे। कुछ अनियंत्रित लोगों ने तो सीधे तौर पर मेरी अनदेखी की, और मेरे रोकने की कोशिश के बाद भी नाइन्थ स्टार पीक पर वापस चढ़ना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ की पिटाई करने के बाद ही उन्होंने बात मानी और वहां से हटे। अहम मेरी गलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नाइन्थ स्टार पीक पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले लोग इतने आक्रामक होंगे। यह सुनकर कि कैसे क्रोधित, प्राण शक्ति संग्रहण और आधार स्थापना स्तर के साधकों के एक समूह ने उन पर हमला किया था, वीर को यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि रुद्रिका देव ने उन्हें जाने देने से पहले केवल उनकी पिटाई की थी। हूं? अचानक अपनी आंखों के कोने से कुछ देखते हुए वीर उस खाली जगह की ओर मुड़े जो नवम तारा शिखर की ओर जाने वाले रास्ते के ठीक बगल में स्थित थी। यह क्या है सर? आहा, वह तो। इसकी चिंता न करें एल्डर वीर। क्या आप हमें वह संरचना दिखाने जा रहे हैं जिसे आपने अराजक प्राण शक्ति को बाहर रखने के लिए बनाया है? वीर कहां देख रहे थे
ये देखते हुए रुद्रिका देव ने थोड़ा शर्मिंदा भाव दिखाया और यह कहते हुए वीर का रास्ता रोकने के लिए उनके सामने कूद गईं। आप जानती हैं कि दिव्य दृष्टि क्या होती है ना? ऐसा करने से मुझे वह सब देखने से नहीं रोका जा सकेगा जो आपके पीछे है। रुद्रिका देव को इस तरह देखकर वीर को समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने अपनी आंखें घुमाईं और रुद्रिका देव के पीछे की खाली जगह को देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। वूश! हालांकि जैसे ही उनकी दिव्य दृष्टि रुद्रिका देव के पीछे की खाली जगह पर पड़ी, वीर अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सके। क्या यहां कोई नरसंहार हुआ था? रुको, क्या ये शायद वे उद्दंड लोग हैं जो नवम तारा शिखर पर वापस जाना चाहते थे? क्या रुद्रिका देव ने यह नहीं कहा था कि उन्होंने किसी को नहीं मारा है? आहा! दर्द हो रहा है। यह क्यों हुआ? मेरी साधना जो मैंने पिछले दशक से की थी, सब खत्म हो गई। कि कृपया इसे खत्म करें। न नहीं और नहीं, और मैं बात मानूंगा। मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगा। इसी समय वीर को एहसास हुआ कि जमीन पर खून से लथपथ पड़े लोगों में से कोई भी वास्तव में मरा नहीं था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा था, जिससे वे मौत के कगार पर थे। यह वैसा नहीं लग रहा था जैसा रुद्रिका देव ने कहा था कि उन्होंने केवल उनकी पिटाई की थी। रुद्रिका देव मैंने गलती से उन्हें थोड़ा ज्यादा जोर से मार दिया। आप गलती से किसी को इतना जोर से कैसे मार सकते हैं कि वह मरे तो नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ वर्षों के लिए बिस्तर पर पड़ जाए। रुद्रिका देव के पीछे की खाली जगह में मौजूद सभी लोगों में से उनमें से अधिकांश इस हद तक घायल हो गए थे कि उन्हें ठीक होने में कम से कम कुछ साल लगेंगे, जबकि उनमें से एक छोटे समूह की साधना को रुद्रिका देव ने सीधे तौर पर नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, उन लोगों के शरीर का एक निश्चित हिस्सा भी नष्ट हो गया था। किसी कारण से वीर को अंदाजा था कि बाकी लोगों की तुलना में उनकी स्थिति इतनी खराब होने का कारण क्या था। आह! लगता है कि महावीर प्रताप यहां हैं। अपनी पैदा की गई खूनी तबाही से बातचीत को मोड़ने के लिए रुद्रिका देव ने अचानक हवा में इशारा किया, जहां एक उड़ता हुआ राक्षसी जानवर दिखाई दिया था और उसके ऊपर महावीर प्रताप सवार थे। यह जानते हुए कि रुद्रिका देव द्वारा पीटे गए लोग मरेंगे नहीं और केवल कुछ समय के लिए बिस्तर पर पड़े रहेंगे, वीर और श्रेया दोनों महावीर प्रताप को आते हुए देखने के लिए मुड़े। हम्म, वहां नीचे आखिर क्या हुआ? उड़ते हुए राक्षसी जानवर पर बैठे हुए, जहां से वह रुद्रिका देव, श्रेया और वीर को अपना इंतजार करते हुए देख सकते थे, महावीर प्रताप उन तीनों से कुछ ही दूरी पर हुए खूनी नरसंहार को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सके। वोश! यह जानने के लिए कि क्या हुआ था, महावीर प्रताप ने जल्दी से उड़ने वाले राक्षसी जानवर को नीचे उतारा और फिर उससे कूदकर उसे खुद ही फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में लौटने दिया। यहां क्या हुआ? क्या किसी ने शायद हमारी शाखा पर हमला किया है या कुछ और? उसे छोड़ो, चलो चलते हैं। महावीर प्रताप के सवाल को तुरंत दरकिनार करते हुए रुद्रिका देव ने उन्हें पकड़ लिया और नवम तारा शिखर की चोटी की ओर जाने वाले रास्ते पर घसीटने लगी। उनका यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि नवम तारा शिखर के रास्ते के ठीक बगल में दर्द से तड़प रहे लोगों के समूह के साथ जो हुआ, उसके लिए वही जिम्मेदार थीं। नेमरसेन, वीर और श्रेया ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों यह समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे कि रुद्रिका देव ने उन लोगों के समूह को कैसे पीटा था जो नवम तारा शिखर पर वापस जाना चाहते थे। हह, यह जानते हुए कि कोई भी उसे नवम तारा शिखर के रास्ते के बगल में खूनी स्थिति के बारे में नहीं बताएगा, महावीर प्रताप ने नीचे की खूनी स्थिति से अपनी नजरें हटाने से पहले एक ठंडी आह भरी। रुद्रिका देव के व्यवहार से उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ होगा। और इस तथ्य को देखते हुए कि वीर और श्रेया ने कुछ नहीं कहा, वह अंदाजा लगा सकते थे कि वे दोनों पहले ही समझ चुके थे कि उन लोगों का ऐसा हाल क्यों हुआ। जैसे ही चारों का समूह नवम तारा शिखर की ओर बढ़ रहा था,
वीर के साथ पीछे खड़ी श्रेया ने नीचे खून से लथपथ लोगों के समूह की ओर धीरे से अपना हाथ हिलाया। वूश! श्रेया के हाथ हिलाने से जल्द ही एक हल्की हरी रोशनी नीचे खून से लथपथ लोगों पर छा गई और वे तेजी से ठीक होने लगे। उन कुछ लोगों को छोड़कर जिनकी साधना नष्ट हो गई थी और जिनके शरीर का एक निश्चित हिस्सा रुद्रिका देव द्वारा इसी तरह अपंग कर दिया गया था। क्या आपने शायद नवम तारा शिखर के शीर्ष पर व्यूह स्थापित किया है? नवम तारा शिखर के शीर्ष पर स्थित हरे भरे जंगल में पहुंचकर महावीर प्रताप, जो शैटर्ड स्टार पीक्स की अराजक प्राण शक्ति से काफी परिचित थे, यह पूछे बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने चारों ओर की हवा में अराजक प्राण शक्ति की अनुपस्थिति महसूस की थी। एकमात्र बात जो उनके दिमाग में आ रही थी वह उस फॉर्मेशन के बारे में थी जिसके बारे में वीर ने उन्हें बताया था कि वह उसे स्थापित करेंगे। हालांकि वीर ने जिस फॉर्मेशन को स्थापित करने की बात कही थी वह स्पष्ट रूप से नाइन्थ स्टार पीक पर नहीं होनी चाहिए बेटी। इसी कारण से महावीर प्रताप इस बात को लेकर असमंजस में थे कि नाइन्थ स्टार पीक पर कोई केओटिक ची मौजूद क्यों नहीं थी। शायद अन्य स्टार पीक्स पर केओटिक ची बहुत अधिक हिंसक थी और उन्होंने नाइन्थ स्टार पीक को चुनने का फैसला किया क्योंकि 9 स्टार पीक्स में यह अब तक का सबसे कम केओटिक ची वाला स्थान था। भले ही इसे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के वर्तमान स्थान से बेहतर माना जा सकता है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। साथ ही हम इस प्रक्रिया में यहां के हरे भरे जंगल को भी नष्ट कर देंगे। मन ही मन यह सोचते हुए महावीर प्रताप उत्तर पाने के लिए वीर की ओर देखे बिना नहीं रह सके। वे सोच रहे थे कि क्या उनका अंदाजा सही था। नहीं, फॉर्मेशन को नाइन्थ स्टार पीक पर नहीं रखा गया था। यहां केओटिक ची मौजूद न होने का कारण यह है कि फॉर्मेशन पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स को कवर करती है। क्या यह पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स को कवर करती है? यह भला कैसे संभव है? आखिर आपने किस तरह की फॉर्मेशन स्थापित की है जो पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स को केओटिक ची से अलग करने में सक्षम है? महावीर प्रताप के प्रश्न के उत्तर में वीर जो कहने वाले थे वे उसे पूरा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें बीच में ही टोक दिया गया। महावीर प्रताप द्वारा नहीं, बल्कि श्रेया द्वारा, जो नाइन्थ स्टार पीक पर चढ़ने के बाद से ज्यादातर मौन ही रही थी। हां, यह पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स को कवर करती है। थर्ड स्टार पीक और मेन तथा सेकंड स्टार पीक के ऊपरी हिस्से को छोड़कर। मैंने मेन और सेकंड स्टार पीक को बंद कर दिया है क्योंकि फिलहाल वहां काफी खतरा है। यह न जानते हुए कि और क्या कहें, श्रेया के हैरान चेहरे को देखकर वीर अपनी हंसी नहीं रोक सके। सच तो यह है कि उन्होंने उसे कभी इतना चकित नहीं देखा था जितना वह यह जानकर हुई थी कि वीर द्वारा स्थापित फॉर्मेशन ने पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स को घेर लिया है। खैर, उसका हैरान होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार यह तथ्य कि फॉर्मेशन ने पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स को कवर किया और केओटिक ची को बाहर रखने में सफल रही और साथ ही साथ केओटिक ची को सामान्य ची में परिष्कृत किया जिसे ग्रहण किया जा सके, यह कुछ ऐसा था जो उनके वर्तमान स्तर पर बनाई जा सकने वाली किसी भी फॉर्मेशन की क्षमता से बहुत परे था। आखिरकार सिस्टम द्वारा उन्नत किए जाने से पहले ची गैदरिंग फॉर्मेशन मुश्किल से शैटर्ड स्टार पीक की 9 स्टार पीक्स में से केवल 3 को ही कवर कर पाती और उस फॉर्मेशन में केंद्र के रूप में एक ट्रांसेंडेंट ग्रेड स्पिरिचुअल फ्लावर का उपयोग किया गया था। वर्तमान फॉर्मेशन का उससे भी अधिक शक्तिशाली होना। श्रेया का आश्चर्य स्वाभाविक था क्योंकि उसने संभवतः सोचा होगा कि यह एक से अधिक ट्रांसेंडेंट ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर का उपयोग करके बनाई गई फॉर्मेशन थी। अगर उसे पता चलता कि केओटिक ची फॉर्मेशन और भी बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती है और फॉर्मेशन का केंद्र ट्रांसेंडेंट ग्रेड से भी ऊपर की कोई चीज है, तो वीर को नहीं पता था कि वह कैसी प्रतिक्रिया देती। पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स को कवर करती है। क्या इसका मतलब यह है कि हम केओटिक ची की चिंता के बिना शैटर्ड स्टार पीक्स के भीतर कहीं भी विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं? वीर की बात को दोहराते हुए पहले कुछ शब्द खुद से बुदबुदाने के बाद
श्रेया जल्द ही फिर से जोर से चिल्लाई और अविश्वास भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगी। साफ तौर पर उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे लगभग सभी स्टार पीक्स पर निर्माण कर पाएंगे। खैर, हाँ, यह सही है, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि हम या तो फोर्थ या सेवंथ स्टार पीक पर निर्माण शुरू करें, क्योंकि वे दो सबसे अच्छे स्थान हैं। इसके अलावा हमें पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स में निर्माण करके अपने सभी संसाधनों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साथ मिलने के बाद भी हमारा सेक्ट इतने बड़े क्षेत्र के लिए अभी भी बहुत छोटा है। पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स में विस्तार करने की श्रेया की बात सुनकर वीर ने फीकी मुस्कान के साथ तुरंत अपनी बात जोड़ी। चाहे कुछ भी हो, पूरे शैटर्ड स्टार पीक्स में फैले एक विशाल सेक्ट का निर्माण करना वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के लिए बहुत कठिन काम था। साथ ही उनके पास इतने विशाल सेक्ट के एक छोटे से हिस्से को भरने के लिए भी पर्याप्त सदस्य नहीं थे। स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के साथ विलय के बाद भी वे इस लक्ष्य से बहुत दूर होंगे। फिलहाल वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के लिए एक अकेला स्टार पीक ही काफी था। दूसरी ओर शैटर्ड स्टार पीक्स पर इतनी जगह खाली होने के कारण भविष्य में सेक्ट का विस्तार करना काफी आसान होगा। यह अद्भुत है। मुझे यकीन है कि इस जगह को देखने के बाद एल्डर्स फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के साथ विलय करने पर नाखुश नहीं होंगे। अपने मन की शंकाओं की पुष्टि करने के बाद यह बात खुद से बुदबुदाते हुए श्रेया अपने ऊपर उस धुंधली सी दिखाई देने वाली फॉर्मेशन को देखने लगी, जो बाहर की केओटिक ची को सोखकर उसे शुद्ध कर रही थी और फिर उसे फॉर्मेशन के भीतर ऐसी शुद्ध ची के रूप में छोड़ रही थी जिसे आसानी से सोखा जा सके। भले ही ची की सघनता अभी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह आसानी से कल्पना कर सकती थी कि कुछ महीनों बाद यह स्थान कैसा दिखेगा। यह साधना के लिए एक पावन भूमि बन जाएगी। साधना करने वालों की तो बात ही छोड़िए, 9वीं नक्षत्र चोटी और पूरी खंडित। नक्षत्र चोटियों पर उगने वाले पौधों में भी आने वाले कुछ महीनों और वर्षों में बड़े बदलाव दिखने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि वे ऊर्जा से भरपूर वातावरण के अनुकूल हो रहे थे। ये वास्तव में अद्भुत है। यह न समझते हुए कि यह घेराबंदी कितनी शक्तिशाली थी, रुद्रिका देव अराजक ऊर्जा की अनुपस्थिति को लेकर उतनी हैरान नहीं थी, और वह केवल इस बात से चकित थी कि घेराबंदी ने पूरी खंडित नक्षत्र चोटियों को कवर कर लिया था। दूसरी ओर महावीर प्रताप शांत रहे और दूर 7वीं नक्षत्र चोटी और चौथी नक्षत्र चोटी की ओर देखते रहे। चाहे उन दो चोटियों में से कोई भी चुनी जाए, अंत में मुझे रुद्रिका देव और श्रेया के साथ मिलकर निर्माण कार्य को व्यवस्थित करने का प्रारंभिक कार्य करना ही होगा, है ना? वीर द्वारा बनाई गई घेराबंदी पर जरा भी आश्चर्य न दिखाते हुए, मन ही मन यह सोचते हुए महावीर प्रताप अपने मन में चुपचाप आह भरे बिना नहीं रह सके। मन ही मन उन्हें आभास था कि रुद्रिका देव और श्रेया ने मिलकर कुछ योजना बनाई थी, ताकि वे उन्हें नए मुख्य संप्रदाय के प्रारंभिक निर्माण में अपने साथ शामिल कर सकें। यह तथ्य कि उन्होंने ऐसा उस समय किया जब वृद्ध श्रीकांत 1 सप्ताह के अवकाश पर थे, ने इस भावना को और भी पुख्ता कर दिया। ताली की गूंज। खैर, अब चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं प्रत्येक नक्षत्र चोटी का परिचय दूंगा और बताऊंगा कि उन्हें क्या खास बनाता है। उसके बाद हम निर्णय ले सकते हैं कि निर्माण शुरू करने के लिए उनमें से कौन सी सबसे अच्छी है। यह देखते हुए कि हर कोई धीरे धीरे अपने विचारों में खो रहा था, वीर ने मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं और यह कहा, सरसराहट। इस तरह चारों का समूह धीरे धीरे खंडित नक्षत्र चोटियों को पार करने लगा। एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाते हुए वीर ने उन चीजों को समझाने की पूरी कोशिश की जो उसने विभिन्न नक्षत्र चोटियों के बारे में पता लगाई थीं। 5वीं नक्षत्र चोटी के शिखर पर स्थित झील, जो अब अराजक ऊर्जा की अनुपस्थिति के कारण शांत हो गई थी, से लेकर 6ठी नक्षत्र चोटी तक, जो ऊपर से नीचे तक हर तरह की छोटी गुफाओं से भरी हुई थी। हालांकि विभिन्न पर्वतों में से जिसने श्रेया, महावीर प्रताप और रुद्रिका देव का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वह थी 8वीं नक्षत्र चोटी। इसका कारण काफी स्पष्ट था, क्योंकि उनमें से किसी को भी
इस बात का अंदाजा नहीं था कि खंडित नक्षत्र चोटियों के भीतर पहले से ही कोई रह रहा था। इतना ही नहीं, दूसरा पक्ष पूरी तरह से एक अलग प्रजाति का था। तीनों को अर्ध आत्मा प्रजाति के बारे में बताने के बाद ही वीर को एहसास हुआ कि इस दुनिया से परिचित किसी व्यक्ति के लिए गैर मानवीय सचेत प्रजाति को देखना कितना चौंकाने वाला था। साथ ही इसने वीर को इस बात में और अधिक रुचि पैदा कर दी कि अतीत में अन्य सचेत प्रजातियां आखिर क्यों गायब हो गई थीं। आखिरकार अर्ध आत्मा प्रजाति के महा एल्डर के साथ उनकी बातचीत के अनुसार अतीत में हर जगह बहुत अधिक प्रजातियां हुआ करती थीं। इससे पहले कि कोई बड़ी घटना घटी जिसने मानव जाति के बाहर की हर प्रजाति को या तो विलुप्त होने या छिपने के लिए मजबूर कर दिया। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अपने शरीर के भीतर की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करते हुए वीर ने जल्द ही पुष्टि की कि प्रणाली से निकली भयानक ऊर्जा के कारण हुए नुकसान की मरम्मत वास्तव में उसकी भौहों के बीच पंख के निशान से निकलने वाली कोमल नीली रोशनी द्वारा पूरी तरह से कर दी गई थी। न केवल इतना, बल्कि डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के 8वें चरण में पहुंचने के अलावा वीर यह भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कोमल नीली रोशनी द्वारा न केवल उपचार करने बल्कि उसके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करने के बाद उसके भौतिक शरीर की शक्ति एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। यदि पहले उसका शरीर उसके समान स्तर वाले किसी व्यक्ति की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत माना जा सकता था, तो अब उसका भौतिक शरीर उस स्तर पर पहुंच गया था जहां वह अकेले अपने शारीरिक बल से डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के किसी व्यक्ति से लड़ सकता था। इस तरह के सुधार की वीर को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने इसका तहे दिल से स्वागत किया। हालांकि साथ ही इसने उसे इस बात के लिए भी उत्सुक कर दिया कि क्या वह भविष्य में अपने शरीर को और अधिक मजबूत करने के लिए देव ने नए मुख्य संप्रदाय के निर्माण के लिए नीचे के एल्डर्स और श्रमिकों को तैयार करने पर मिलकर काम किया। सब कुछ सुचारू रूप से चला और जल्द ही फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के नए मुख्य संप्रदाय का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। यह देखते हुए कि नए मुख्य संप्रदाय के लिए अधिकांश निर्माण सामग्री पहले से ही नवम तारा शिखर के आधार पर तेजी से बढ़ते शहर में एकत्र की गई थी, यह बिल्कुल भी समस्या नहीं थी, क्योंकि सप्तम तारा शिखर तक सामग्री पहुंचाना इस तथ्य से आसान हो गया था कि वीर ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए महावीर प्रताप को 1 दर्जन से अधिक इंटरस्पेशियल रिंग्स दी थीं। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि श्रेया सप्तम तारा शिखर तक निर्माण सामग्री ले जाने में मदद करने के लिए अपने डोमेन का उपयोग भी कर सकती थीं। नए मुख्य संप्रदाय के निर्माण की बात करें तो एकमात्र अजीब बात यह थी कि वृद्ध श्रीकांत के ठीक होने के बाद भी महावीर प्रताप ही श्रेया और रुद्रिका देव के साथ नए मुख्य संप्रदाय के निर्माण की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने वृद्ध श्रीकांत को इस बात के लिए कैसे राजी किया कि महावीर प्रताप को संप्रदाय निर्माण स्थल पर रहने दिया जाए, जबकि वे संप्रदाय के दैनिक प्रबंधन की देखभाल करें। यह एक पूर्ण रहस्य था। वीर को इनमें से किसी भी बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय दिशा और नील दोनों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित किया। उन्होंने अपना अधिकांश ध्यान उन दोनों को उनकी नई शक्ति के अनुकूल होने में मदद करने पर लगाया, क्योंकि दिशा अभी-अभी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंची थी, जबकि नील अभी-अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंचा था। इस तरह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में दिन धीरे-धीरे बीतते गए। दिन हफ्तों में बदल गए और जल्द ही 1 महीना बीत गया। अंत में वापस आ गया। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट लौटने में करीब 1 महीना बिताने के बाद देवांश दूर से अपने गुरु के पर्वत शिखर को देखकर खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सके। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि बाहरी ऊर्जा को डेविल इमोर्टल जेड द्वारा पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था और वह धीरे धीरे ठीक होने के लक्षण दिखाने लगी थी, जिसे देवांश हर कीमत पर रोकना चाहते थे। स्मॉल रिवर टाउन से लौटने में इतना लंबा समय इसलिए नहीं लगा था कि वह रास्ते में कहीं भटक गए थे या ऐसा ही कुछ। इसके बजाय ऐसा इसीलिए था क्योंकि वापसी के रास्ते में उनका सामना कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के राक्षसी साधकों के एक समूह से हो गया था।
कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर के करीब थे, इसलिए देवांश के पास अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल भाग ही सकते थे, इस उम्मीद में कि राक्षसी साधक जल्द ही हार मान लेंगे और उनका पीछा करना बंद कर देंगे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। करीब 3 सप्ताह तक हर जगह पीछा किए जाने के बाद वह भाग्यशाली रहे कि उनका सामना स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट की एक नेसेंट सोल क्षेत्र की विशेषज्ञ से हुआ, जो टूटे हुए तारा शिखरों की ओर जा रही थीं, जिन्होंने उनकी मदद की और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के राक्षसी साधकों के समूह से आसानी से निपट लिया। उसे यह बताने के बाद कि वह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का शिष्य है, वह उसे वापस फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट तक पहुंचाने में मदद करने के लिए पर्याप्त दयालु थी। यदि उसकी सहायता न होती, तो देवांश को कोई अंदाजा नहीं था कि उसे वापस आने में कितना समय लग जाता। अगर मुझे सही याद है, तो उसका नाम श्वेता था। स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट की उस एल्डर द्वारा दिखाए गए अद्भुत पराक्रम को याद करते हुए, जब उन्होंने एक विशाल हथौड़े से राक्षसी साधकों के समूह को कुचलकर मार डाला था, देवांश को लगा कि भविष्य में और शक्तिशाली होने पर उसे स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट की उस एल्डर का ऋण चुकाना चाहिए। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर और अपने सामने अपने गुरु के निवास को देखकर देवांश अपने गुरु को ढूंढने के लिए अंदर भागा। आखिरकार केवल उसके गुरु ही उसके डांटियन के भीतर फिर से प्रकट होने के संकेत दे रही उस विदेशी ऊर्जा से निपटने में उसकी मदद करने में सक्षम थे। हाँ, तुमने अपना कम्युनिकेशन टेलिस्मैन खो दिया। बर्निंग माउंटेन रेंज, विदेशी ऊर्जा। अपने शिष्य को सेक्ट से बाहर रहने के दौरान हुए अनुभवों का वर्णन करते हुए सुनकर वीर पहले तो आश्चर्यचकित हुए और फिर चिंतित हो गए। साथ ही उन्हें इस बात पर खुद पर थोड़ा पछतावा भी हुआ कि उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था कि अगर उनके शिष्यों में से कोई अपना कम्युनिकेशन टेलिस्मैन खो दे तो क्या किया जाए। भविष्य में सेक्ट के बाहर घूम रहे अपने शिष्यों के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार संपर्क बनाए रखना एक अच्छा विचार होगा, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास अभी भी उनका कम्युनिकेशन टेलिस्मैन है और कुछ होने पर वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अभी के लिए वीर का मुख्य ध्यान देवांश द्वारा बताई गई उस विदेशी ऊर्जा पर था। उसके अनुसार उस विदेशी ऊर्जा ने ही उसे कोर फॉर्मेशन रियलम के चतुर्थ चरण तक इतनी जल्दी पहुंचने में मदद की थी, लेकिन साथ ही इसने उसे प्राणघातक खतरे में भी डाल दिया था। यदि देवांश ने उन्हें उस विदेशी ऊर्जा के बारे में नहीं बताया होता, तो वीर सोचते कि उसकी शक्ति में तीव्र वृद्धि का कारण उस युवा स्वामी से संबंधित था जिससे वह मिला था। इसके बारे में सोचते हुए ऐसा लग रहा था कि देवांश और वह युवा स्वामी एक दूसरे से नहीं मिले थे और केवल एक दूसरे के पास से गुजरे थे, जो काफी भाग्यशाली था, क्योंकि देवांश के पास उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। यदि सिस्टम द्वारा पहचाने गए उस युवा स्वामी के पीछे का शक्तिशाली विशेषज्ञ वहां आ जाता। सर, हूं देवांश के डांटियन के भीतर उस विदेशी ऊर्जा को हटाने का निर्णय लेते हुए, जिसके बारे में उसने बताया था। वीर अपने शिष्य के डांटियन के भीतर की स्थिति देखकर अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। अपने शिष्य के डांटियन में प्रवेश करने पर जिस सामान्य गोल्डन कोर को देखने की उन्होंने उम्मीद की थी, उसकी तुलना में गोल्डन कोर खून जैसा लाल था और उससे एक भयानक अनुभूति हो रही थी। इसने वीर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने किसी राक्षसी साधक के डांटियन में प्रवेश कर लिया है। अपनी दिव्य दृष्टि से उस लाल गोल्डन कोर को महसूस करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके शिष्य के डांटियन में कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि उसके डांटियन और गोल्डन कोर दोनों के भीतर की चीज सामान्य थी, भले ही उसका रंग खून जैसा लाल था। वुश! कुछ ही समय बाद देवांश द्वारा बताई गई उस विदेशी ऊर्जा को ढूंढते हुए वीर ने इसे समाप्त करने के लिए सीधे एक डोमेन लॉर्ड के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग किया। बस इतना ही होना चाहिए। तुम्हें ठीक होने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शरीर में और कोई विदेशी ऊर्जा मौजूद नहीं है,
अपने शिष्य के पूरे शरीर की त्वरित जांच करते हुए उन्होंने खुद से यह बुदबुदाया और सीधे देवांश को जाकर विश्राम करने का निर्देश दिया। उसे स्वस्थ होने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि विदेशी ऊर्जा को नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान उसने उस ची की एक बड़ी मात्रा को भी मिटा दिया था जिसे देवांश ने अपने डांटियन में संचित किया था। हालांकि इससे कोई स्थायी क्षति नहीं होगी, फिर भी यह देवांश को अपनी खोई हुई ची को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ सप्ताह बिताने के लिए मजबूर करेगा। जी, गुरुदेव। अचानक अपने डांटियन को लगभग खाली महसूस करते हुए देवांश का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने अपनी खोई हुई ची को वापस पाने के लिए अपने कमरे की ओर रुख करने से पहले यह कहा। इस तरह उसके सभी शिष्य वापस आ गए थे और अगले कुछ महीनों में जब नया मुख्य सेक्ट बनाया जा रहा था, तब वास्तव में कुछ खास नहीं हुआ। वीर ने अगले कुछ महीने अपने तीनों शिष्यों को प्रशिक्षित करने में बिताने का फैसला किया और साथ ही अपने स्वयं के कौशल और तकनीकों में सुधार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में सब कुछ शांत था। वीर अपना अधिकांश समय अपने तीनों शिष्यों को सिखाने में बिता रहे थे और साथ ही हर तरह की नई तकनीकें और कौशल सीख रहे थे। उन्होंने लोहारगिरी सीखने में भी कुछ समय बिताना नहीं भुलाया ताकि वे कम से कम मदद कर सकें। नील जब लोहारी से संबंधित प्रश्न पूछने आता था, तब वह पूरी तरह से असहाय नहीं होता था। इस सब के दौरान श्रेया, रुद्रिका देव और महावीर प्रताप की देखरेख में शैटर्ड स्टार पीक्स की सेवंथ स्टार पीक पर नए मुख्य संप्रदाय का धीरे धीरे निर्माण किया जा रहा था। वे तीनों यह सुनिश्चित कर रहे थे कि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़े। दूसरी ओर वृद्ध श्रीकांत का फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था क्योंकि उन्होंने इस नई शक्ति का उपयोग एल्डर्स की उस बहुप्रतीक्षित नई शाखा को बनाने के लिए किया जिसकी इच्छा उन्होंने और महावीर प्रताप ने की थी। एल्डर्स की एक ऐसी शाखा जिसका एकमात्र उद्देश्य संप्रदाय के आंतरिक मामलों का प्रबंधन करना था। एल्डर्स की इस शाखा के निर्माण के बाद फ्लाइंग सॉर्ड सेक्ट के कामकाज में तेजी से सुधार हुआ। एल्डर्स की इस अचानक बनी शाखा का सबसे अधिक विरोध उन एल्डर्स ने किया जो राक्षसी जानवरों की देखभाल करने वाले अस्तबलों से जुड़े थे, क्योंकि उन्हें एक बार फिर अपने लिए उपलब्ध आध्यात्मिक पत्थरों में भारी कमी महसूस हुई। कुल मिलाकर इसके अलावा फ्लाइंग सॉर्ड सेक्ट में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। हालांकि शेष विश्व के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। आर्क बिशप सॉफ्ट ब्रीज और उनके साथ मौजूद पवित्र राजदंड के गायब होने के बाद कार्डिनल ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्काई गॉड चर्च ऑफ इट प्लेग गॉड के उस जासूस की तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे जिसके कारण यह सब हुआ था। एकमात्र समस्या यह थी कि ऑर्डर्स ऑफ द स्काई गॉड के भीतर छिपा हुआ जासूस एक आर्क बिशप था। आर्क बिशप प्रत्येक आर्क बिशप ऑन ऑर्डर ऑफ स्काई गॉड की शक्ति का मुख्य हिस्सा था। उनमें से एक को भी खोना विनाशकारी होता। इसी कारण से कार्डिनल जबरदस्ती नहीं कर सकते थे और केवल संदिग्ध दिखने वाले हर व्यक्ति को मार नहीं सकते थे। इसके बजाय उन्हें में यह सुनिश्चित करने के लिए मामले की धीरे धीरे जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वे सही व्यक्ति को पकड़ें। आर्कबिशप सॉफ्ट ब्रीज के गायब होने की बात कल्ट ऑफ द स्कारलेट मून एंड फॉलोअर्स ऑन एन द फायर गॉड की नजरों से नहीं बची, क्योंकि आर्कबिशप सॉफ्ट ब्रीज के लापता होने के कुछ ही हफ्तों बाद उन दोनों ने चुपके से अपना ध्यान उन राज्यों की आस्था पर कब्जा करने की ओर मोड़ना शुरू कर दिया जो पहले आर्कबिशप सॉफ्ट ब्रीज के अधीन थे। यह देखते हुए कि चर्च ऑफ द प्लेग गॉड ने अस्थायी रूप से स्काई एम्पायर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश बंद कर दी थी, इन दोनों धार्मिक संगठनों के पास पर्याप्त लोग थे, क्योंकि जल्द ही दोनों उन राज्यों को लेकर अंधेरे में एक दूसरे से लड़ने लगे जो पहले आर्क बिशप सॉफ्ट ब्रीज के अधीन थे। ऑर्डर ऑन ऑफ द स्काई गॉड के कार्डिनल ने यह सब स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन वे इसके बारे में कुछ भी करने में असहाय थे, क्योंकि वे उस जासूस को खोजने में व्यस्त थे जिसने ऑर्डर ऑफ द स्काई गॉड में घुसपैठ की थी और इस स्थिति को पैदा किया था। यदि उन्होंने इस समय उन दोनों को
उन कुछ राज्यों को छीनने से रोकने के लिए कदम उठाया होता जो कभी आर्क बिशप सॉफ्ट ब्रीज के प्रबंधन में थे, तो उनके चर्च के भीतर छिपा हुआ जासूस और भी अधिक परेशानी खड़ी कर सकता था। इस कारण से कार्डिनल केवल गुस्से में कल्ट ऑफ द स्कारलेट मून एंड फॉलोअर्स ऑफ द फायर गॉड को कोस सकते थे, और फिर अपनी पूरी शक्ति यह पता लगाने में लगा दी कि उनके आर्क बिशप में से कौन जासूस था। जितनी जल्दी जासूस मिलता, उतनी ही जल्दी वे आगे के नुकसान को रोकने के लिए कदम उठा सकते थे। आर्क बिशप सॉफ्ट ब्रीज के गायब होने के कुछ महीनों बाद कार्डिनल ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्काई गॉड को आर्क बिशप में से एक में असामान्यता मिली। अंततः मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अपने एक अच्छे दोस्त से आए पत्र को देखते हुए उन्होंने मन ही मन यह कहा, और कार्डिनल की आंखों से हत्या का इरादा छलकने लगा और वे जोर से मुस्कुराए। जासूस कौन था ये पता लगाने में उन्हें जो समय लगा, उस दौरान ऑर्डर ऑफ द स्काई गॉड ने स्काई एम्पायर के आंतरिक क्षेत्र में पहले ही 3 राज्य खो दिए थे। एक फॉलोअर्स ऑफ द फायर गॉड के हाथों और 2 कल्ट ऑफ द स्कारलेट मून के हाथों। इनमें सबसे बुरा वह राज्य था जिसे उन्होंने फॉलोअर्स ऑफ द फायर गॉड के हाथों खोया था, क्योंकि जिस राज्य पर वे कब्जा करने में सफल रहे थे वह स्काई एम्पायर के 20 सबसे बड़े राज्यों में से एक था। इतने विशाल राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। डैश। यह जानते हुए कि कुछ और राज्य उनके नियंत्रण से बाहर होने वाले थे, कार्डिनल ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अपने सामने के अंतरिक्ष को चीर दिया और कारुस चर्च से गायब हो गए, जहां वे पिछले कुछ महीनों से चर्च ऑफ द प्लेग गॉड के जासूस का पता लगाने की कोशिश करते हुए रह रहे थे। चटक। कुछ ही समय बाद आकाश साम्राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल चर्च के ठीक सामने धर्माध्यक्ष प्रकट हुए। किसकी हिम्मत? धर्माध्यक्ष! चर्च के सामने खड़े होकर भक्तों का स्वागत करने वाले और साथ ही यह सुनिश्चित करने वाले कि कोई भी परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति आकाश देवता के पवित्र कक्ष में प्रवेश न करे, उस युवा पुजारी ने अपने सामने प्रकट हुए व्यक्ति को पहचानते ही सदमे में अपनी आंखें फाड़ लीं। उसने अभी अभी धर्माध्यक्ष को कितनी अशिष्टता से पुकारा था। डप! अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचानने के बाद कुछ भी कहने की हिम्मत न जुटा पाते हुए वह युवा पुजारी कांपते हुए तुरंत घुटनों के बल गिर गया। वह उम्मीद कर रहा था कि धर्माध्यक्ष उसके इस अपमान के लिए उसे क्षमा कर देंगे। सर! हालांकि युवा पुजारी की उम्मीद के विपरीत धर्माध्यक्ष ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपने पीछे चर्च में प्रवेश कर गए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े युवा पुजारी के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या मैं अभी अभी मौत के मुंह से बच निकला आऊं? जैसे ही धर्माध्यक्ष पीछे के विशाल चर्च के भीतर ओझल हुए, युवा पुजारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने राहत की सांस ली और वहां से जितनी जल्दी हो सके चले जाने का फैसला किया। दरवाजे के पास खड़े कुछ वरिष्ठ पुजारी समझ गए थे कि वह युवा पुजारी क्या सोच रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी पाली के बीच में ही जा रहे उस पुजारी की ओर से आंखें फेर लीं। इतने बड़े चर्च के दरवाजे की देखभाल करने वाले एक कम पुजारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सर! हूं? ठीक उसी क्षण जब वह युवा पुजारी जाने वाला था, विशाल चर्च के भीतर से अचानक एक पवित्र आभा निकली और वहां मौजूद हर किसी पर छा गई। उसी समय चर्च के ऊपर हवा में सुनहरे बादलों का एक विशाल सागर प्रकट हो गया। यह महाधर्म अध्यक्ष का प्रभाव क्षेत्र है। क्या? धड़ाम! इससे पहले कि वह युवा पुजारी समझ पाता कि क्या हो रहा है, चर्च से एक और भी अधिक शुद्ध और पवित्र आभा फैली और उसने तुरंत महाधर्माध्यक्ष की आभा को दबा दिया। चर्च के ऊपर हवा में प्रकट हुए सुनहरे बादल भी हिंसक रूप से हिलने लगे और अंततः टूटने लगे। पल भर में महाधर्माध्यक्ष का प्रभाव क्षेत्र दबा दिया गया और वह टूटने ही वाला था। कड़क! युवा पुजारी को समझने का कोई समय न देते हुए प्रकाश का एक हरा गोला चर्च की छत को चीरते हुए निकला और दूर कहीं ओझल हो गया। सर! प्रकाश के उस हरे गोले के चर्च की छत से बाहर निकलकर दूर भागने के बाद चर्च के भीतर से एक ठंडी फुंकार सुनाई दी
और अचानक चर्च के ऊपर आसमान में एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति सुनहरे पवित्र प्रकाश की एक परत से ढकी हुई थी और उसके चारों ओर सुनहरे बादलों का सागर उमड़ आया था। पवित्र प्रकाश की परत में लिपटी इस आकृति की ओर ऊपर देखते ही युवा पुजारी को तुरंत एहसास हो गया कि यह व्यक्ति धर्माध्यक्ष ही थे। ढप। चर्च के ऊपर आसमान में मौजूद व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के बाद ऊपर देखने की हिम्मत न जुटा पाते हुए वह युवा पुजारी जमीन पर गिर पड़ा और सच्चे मन से आकाश देवता की प्रार्थना करने लगा। सर, राजधानी के बाहरी इलाके में धर्माध्यक्ष द्वारा अचानक किसी पर हमला करने से पूरी राजधानी में एक तूफान सा आ गया, क्योंकि कई गुप्त विशेषज्ञों ने यह देखने के लिए अपना दिव्य बोध भेजा कि क्या हो रहा है। आह, यह क्या है? आत्मा आरोहण लोक। हालांकि जो लोग आत्मा आरोहण लोक से नीचे के थे, उन्होंने धर्माध्यक्ष के स्थान तक पहुंचने के बाद अपनी दिव्य बोध शक्ति को एक भयानक शक्ति द्वारा तेजी से नष्ट होते महसूस किया और तुरंत उसे पीछे खींच लिया। "हं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा?" चर्च के ऊपर आसमान में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धर्माध्यक्ष ने दूर स्थित उस हरी रोशनी की ओर पकड़ने की मुद्रा बनाई। गड़गड़ाहट। इस साधारण सी हरकत ने तुरंत उनके चारों ओर के सुनहरे बादलों के सागर को दूर उस हरे प्रकाश के गोले की ओर तेजी से फैलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे सुनहरे बादलों से बना एक विशाल हाथ बन गया, जो धीरे धीरे उस छोटी हरी रोशनी को पकड़ने के लिए बढ़ा, जो भागने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। आह! जैसे ही सुनहरे बादलों से बने उस विशाल हाथ ने हरी रोशनी को पकड़ा, उस छोटे हरे प्रकाश के गोले के भीतर से अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर वह इतनी तेज गति से फैलने लगा कि क्षेत्र अधिपति लोक से नीचे का कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से उसका पीछा नहीं कर सकता था। शू! जल्द ही हरे प्रकाश का वह गोला, जो पहले एक सेब के आकार का था, इतना फैल गया कि वह सुनहरे बादलों से बने विशाल हाथ के बराबर हो गया। इसके परिणाम स्वरूप वह क्षण भर के लिए सुनहरे बादलों की पकड़ से मुक्त हो गया, क्योंकि सुनहरे बादलों को उस विशाल हरे प्रकाश के गोले ने पीछे धकेल दिया था। हूं? कितना दिलचस्प है! यह आत्मा आरोहण लोक के किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई एक बार उपयोग होने वाली सुरक्षा मुहर जैसा लगता है। हालांकि, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके सहारे बच निकलोगे? भागते हुए महाधर्माध्यक्ष को पकड़ने की अपनी कोशिश को विफल होते देख